हाँ, तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन के फर्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास, जिसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो ये द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो एक जटिल गति कर रही है, एक कॉम्प्लेक्स मोशन में है, तो उसका जो कोई पार्टिकल है या पूरा जो सिस्टम है वो कई प्रकार की गतियों में एक साथ होता है। जैसे कि ये मान लेते हैं कि ये कोई रिजिड बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, दृढ़ पिंड है, और ये ऐसे गति, अनियमित गति ऐसे करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये कई प्रकार की गतियों को अपने में समेटे हुए होता है। तो फिर इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन का स्टडी करना होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो गति में अध्ययन की सुविधा के लिए कोई सिस्टम जो होता है, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान को, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान को एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है। टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट assumed concentrated at a point called center of mass। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई हाथी एक जटिल गति करते हुए आगे बढ़ रही है, तो अगर उसका द्रव्यमान 20 क्विंटल है तो हम लोग मान लेंगे कि 20 क्विंटल द्रव्यमान का कोई एक कण है जो गति करते हुए जो है आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों, जब द्रव्यमान केंद्र की जो गति होती है उसकी गति जटिल नहीं होती है, उसकी गति ट्रांसलेशनल मोशन में होती है, स्थानांतरीय गति होती है। तो द्रव्यमान केंद्र को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो द्रव्यमान केंद्र को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि गति के अध्ययन की सुविधा के लिए, गति के अध्ययन की सुविधा के लिए क्या होता है? तो किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान को, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान को एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है। एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है, जिसे उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, जिसे उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। और बच्चों, द्रव्यमान केंद्र की गति स्थानांतरीय गति होती है। जटिल गति यानी कॉम्प्लेक्स मोशन जिसको कह सकते हैं, बहुत प्रकार की गतियां एक साथ। तो जटिल गति करते हुए पिंड यानी वस्तु, पिंड का द्रव्यमान केंद्र स्थानांतरीय गति करता है। क्या करता है? स्थानांतरीय गति करता है। ठीक है। तो भले ही सिस्टम जो है, पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो जटिल गति कर रहा हो, लेकिन उसका द्रव्यमान केंद्र स्थानांतरित गति करता है, यानी एक सीधी रेखा में गति करते हुए माना जाता है। तो द्रव्यमान केंद्र की कल्पना बच्चों गति के अध्ययन की सुविधा के लिए है। तो इस टॉपिक में हम लोग द्रव्यमान केंद्र को ही ज़्यादा रूप में परिभाषित करेंगे, उसके निर्देशांक को प्राप्त करना चाहेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो है एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर का जो है द्रव्यमान केंद्र कहाँ माना जा सकता है? तो इस सेंटर पे माना जा सकता है, इसके विकर्णों के कटान बिंदु पे माना जा सकता है, इसका सेंटर ऑफ मास। और अगर एक रेक्टेंगुलर की बात करें, एक आयताकार ऑब्जेक्ट की बात करें, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ माना जा सकता है? तो इनके विकर्णों के, इसके डायगोनल के कटान बिंदु पे माना जा सकता है।
अगर किसी डिस्क की बात करें, किसी चक्ति की बात करें, तो इसका द्रव्यमान केंद्र इसके केंद्र पर माना जा सकता है, या कोई रिंग है उसका द्रव्यमान केंद्र केंद्र पर माना जा सकता है। तो हम यहाँ ये भी इसमें जोड़ सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र जो होता है, द्रव्यमान केंद्र वो पिंड के अंदर अथवा बाहर स्थित हो सकता है, पिंड के अंदर अथवा बाहर स्थित हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों को पता करना है कि ये कोई कोन है, ये कोई शंकु है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। अब अगर ये ठोस गोला है तो आप तो जानते हैं कि ठोस गोला है तो उसके केंद्र पर होगा, लेकिन अगर एक अर्ध गोला है ठोस, तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, ये हम लोगों को पता करना हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र का हम लोग एक कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे, है ना। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र जो है वो एक अपनी ओर से माना गया एक खास बिंदु होता है जहां पर उस वस्तु के कुल द्रव्यमान को केंद्रित मान लिया जाता है। इससे क्या होता है, तो इससे हम लोगों को फर्दर स्टडी करने में सहायता मिलती है। तो जैसे कि अगर हम लोग एक हेडिंग लेकर के चलेंगे कि एक हेडिंग दो कणों से मिलकर बने किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। तो बच्चों आप इसे नोट करते जाएंगे, है ना। टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ mass of a system made by combination of two particles, ठीक है। तो हम लोगों का हेडिंग क्या हो गया बच्चों कि दो कणों से मिलकर बने किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम लेते हैं और मानते हैं कि एक पार्टिकल m1 है उसका मास, और एक दूसरा पार्टिकल जो है वो m2 है उसका मास, और एक सिस्टम है उसका नाम हम लोग मान लेते हैं AB। और यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक x एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे y एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पे z एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, और फिर मान लेते हैं कि ये जो है ये ओरिजिन है, और यहाँ O से M1 को मिलाने वाला पोजीशन वेक्टर R1 है, और O से B को मिलाने वाला पोजीशन वेक्टर R2 है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि ये जो M1 पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और ये जो M2 पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। जैसे इसको x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, इसको x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप मान सकते हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका कोई पॉइंट P है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं।
एक्स आई वाई जे जेड के, ऐसे इसको माना जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना ए बी कोई सिस्टम है जो M1 एवं M2 द्रव्यमान वाले दो कणों के मिलने से बना है। दो कणों के मिलने से बना है, ऐसा लिख देंगे, जिनके स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर्स क्या है, तो क्रमशः वेक्टर R1 एवं वेक्टर R2 हैं। फिर क्या, माना इनका सेंटर ऑफ मास पॉइंट P पर स्थित है, जिसका स्थिति सदिश क्या है, तो वेक्टर R है। तो हमने क्या लिख लिया कि M1 M2 द्रव्यमान वाले दो कणों से मिलकर सिस्टम ए बी बना है, जिनके पोजीशन वेक्टर R1 और R2 हैं, और इन दोनों का टोटल मास यानी M1 प्लस M2 पॉइंट P पर जो है वो सिचुएटेड माना गया है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो R है। ठीक है, तो इनका पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए M1 का पोजीशन वेक्टर यहाँ लिख सकते हैं। अब M1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो वेक्टर R1 है, और M2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो वेक्टर R2 है। तो पहले हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चलो ये लिख सकते हैं कि अब माना M1 एवं M2 पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स क्रमशः F1 एवं F2 है, और इन पर जो आंतरिक बल लग रहे हैं, तो आंतरिक बल तो कुछ कर नहीं सकता है ना। तो आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स इज नॉट एबल टू डू समथिंग, तो आंतरिक बल कुछ कर नहीं सकता है। तो आंतरिक बल का अगर इस पे कुछ माने तो उसका योग 0 ही होगा, इसलिए आंतरिक बल के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ बाहरी बल लिख दिया गया। आंतरिक बल जैसे कि मान लीजिए हम लोग 5 आदमी बैठ गए बोलेरो में, और बोलेरो में बैठकर पांचों आदमी फोर्स लगा रहे हैं बोलेरो पे कि चलेगा, तो बोलेरो चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब उसमें हम लोग बैठ गए तो उस बोलेरो का ही एक पार्ट बन गए, और हमारे द्वारा लगने वाला फोर्स क्या हो गया, तो आंतरिक बल हो गया। तो F1 और F2 हैं, तो क्या होगा, तो यदि इनका वेग क्रमशः V1 एवं V2 हो, क्रमशः V1 एवं V2 हो, तो क्या होगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन क्या कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज टू बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर क्या होता है, तो उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। तो पहले वस्तु पे जो बल लगा F1, तो वो किसके बराबर हुआ, तो पहले वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर हुआ, यानी P1 यानी संवेग, D माने डिफरेंस इन मोमेंटम इन ऑब्जेक्ट फर्स्ट P1, और dt माने डिफरेंस इन टाइम यानी संवेग में परिवर्तन का दर, और दूसरे वस्तु पर बल लग रहा है F2, तो ये दूसरे वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा, तो dP2/dt।
जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि बल बराबर होता है dp बाई dt, यानी dmv बाई dt, यानी बल होता है संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर और आवेग होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो यहाँ इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, dp1 को हम लोग m1 v1 बाई dt लिख सकते हैं और dp2 को कैसे लिख सकते हैं, तो m2 v2 बाई dt लिख सकते हैं और इन दोनों को f मान सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं f1 प्लस f2 बराबर f। और ये f बल कौन सा है, तो ये सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है। इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स है। तो अब यहाँ हमने क्या कर लिया कि यहाँ हमने d बाई dt को कॉमन कर लिया, d बाई dt को कॉमन कर लिया तो क्या बचा, m1 v1 प्लस m2 v2 और इक्वल टू f। ठीक है, इतना तो आप नोट कर ही चुके होंगे। तो अब आते हैं बच्चों, यहाँ से क्या हुआ, तो d बाई dt तो हमने कॉमन कर लिया है, तो ये m1 हो गया m1 और v1 क्या हो जाएगा, तो dr1 बाई dt हो जाएगा। क्योंकि पोजीशन वेक्टर का जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे x के रूप में तो v इक्वल टू dx बाई dt, या इसी को हम लोग dr बाई dt, या इसी को ds बाई dt, तो यहाँ dr1 बाई dt हो जाएगा। और m2 के लिए यहाँ जो v2 है वो क्या हो जाएगा, तो dr2 बाई dt और इक्वल टू f हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर d बाई dt को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो d बाई dt को फिर से कॉमन कर लिए तो बचा m1 r1 प्लस m2 r2 और इक्वल टू f। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ के लिए जो है वो अगर d बाई dt m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2, अब ये भाग कर दिए तो फिर यहाँ पे गुना भी कर देते हैं ताकि इक्वेशन पे कोई अंतर ना पड़े। और जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ इक्वेशन में बच्चों अब ये जो f क्या है, तो ये F जो है ये सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स है। ये D को यहाँ से कॉमन किए हैं तो d स्क्वायर dt स्क्वायर हो गया है। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों का है d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये टोटल मास हो गया। सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास, यानी यहाँ 1 किलो यहाँ 2 किलो, तो टोटल 1 और 2 3 किलो यहाँ पे है। और ये f को हम कैसे लिख सकते हैं, तो बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कि एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, बताओ। एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv बाई dt। अब d बाई dt को हमने कॉमन कर लिया तो ये क्या बच गया v, तो v को कैसे लिख सकते हो, d बाई dt, और ये v, तो v को लिख सकते हो कैसे, तो dr बाई dt या ds बाई dt। तो ये dd क्या हो गया, d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, और ये r हो गया। तो इस f को हम लोग
डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर आर लिख सकते हैं। और ये आर क्या है? तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ F इजकल टू होगा क्या, पहले ये बताओ। तो F इजकल टू तो MA होगा, क्योंकि टोटल M यहाँ M1 प्लस M2 टोटल M है, और A के जगह पर इसको MA लिख दिए, तो A के जगह पर क्या लिखोगे? डी स्क्वायर वेक्टर R बाई डी टी। अब इस इक्वेशन से तुलना करो, चलो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, कैपिटल M को आगे लिख देते हैं और डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर F1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2 और इक्वल टू M, और यहाँ डी स्क्वायर R बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ M और M हो गया, यहाँ डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, तो वेक्टर R कैसे बना? तो ये आप लिख सकते हैं कि कंपैरिजन लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी बाएं और दाएं साइड के इक्वेशन को तुलना करने पर, ठीक है। क्या मिला? तो ये RCM जो मिला, यानी जो वेक्टर R लिखे, ये वास्तव में किसका है? तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। तो इसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तो ये RCM क्या हो गया? RCM बराबर इतना हो गया, M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2। तो इस तरह से हम लोगों को मिला ये इक्वेशन। और बच्चों ये तो हम लोग ऐसे ही सिमेट्री से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ और यहाँ दोनों जगह का द्रव्यमान अगर बराबर हो तब तो बीच में होगा इसका सेंटर ऑफ मास, और लेकिन अगर इधर वाला कम द्रव्यमान हो, इधर ज़्यादा हो, तो सेंटर ऑफ मास ज़्यादा द्रव्यमान की ओर झुकेगा। और कब कितना झुकेगा इसके लिए तो हम लोग एक अलग एपिसोड देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे तो ये दो पार्टिकल से जो बना ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो M1 R1 प्लस M2 R2 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो दूसरे एपिसोड में हम लोग देखेंगे n कणों से मिलकर बने हुए वस्तु का द्रव्यमान केंद्र।